छावा 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 एक मराठी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ शेर का बच्चा या सिंह का शावक होता है। ये शब्द बहादुरी, पराक्रम और साहस का प्रतीक है। छावा एक शौर्य गाथा है जो संभाजी महाराज के बलिदान और उनके संघर्षों को अमर कर देती है। शिवाजी सावंत ने इस उपन्यास का नाम छावा इसलिए रखा क्योंकि संभाजी महाराज अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही पराक्रमी, निडर और युद्ध कौशल में अद्वितीय थे। वे सही मायनों में एक शेर के शावक की तरह वीर और अदम्य साहस वाले योद्धा थे। लीजिए प्रस्तुत है शिवाजी सावंत का प्रसिद्ध उपन्यास छावा, ब्रजेंद्र सिंह की आवाज। नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेंद्र सिंह। हमारे YouTube चैनल उपन्यास कहानियां में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिवाजी सावंत का प्रसिद्ध उपन्यास छावा का पहला भाग। शहरे आगरा को औरंगजेब की 50वीं सालगिरह की सुबह ने रोशन कर दिया। ताजमहल ने भी सालगिरह देखने के लिए अपनी मीनारों की चमकती आंखें लाल किले की दिशा में घुमा ली। मुलक चंद की सराय में महाराज शिवाजी और उनके पुत्र युवराज संभाजी ने स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी विशिष्ट वेशभूषा धारण कर ली और वे अपने डेरे में स्फटिक में शिवलिंग की पूजा करने बैठ गए। 9 बरस का राजकुमार संभाजी सराय से दिखने वाले यमुना नदी के पाट को देखने में मग्न था। उधर औरंगजेब लाल किले में सब्र की नमाज पढ़ चुका था। सूरज आकाश में आधा हाथ ऊपर चढ़ाया था तो भी वह मक्के की ओर मुंह करके कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता ही जा रहा था। औरंगजेब के महल के बाहर राम सिंह का पहरा जारी था। सारे आगरा शहर में धूम मची हुई थी। सराय में अब महाराज के सारे साजो सामान की तैयारी पूरी हो चुकी थी। महाराज और संभाजी शरीर पर जरी का बुंदकीदार जगमगाने वाला सफेद अंगरखा, सिर पर चमचमाने वाला केसरी रंग का टोप, कंठ में भवानी की माला, कानों में सोने के चौकड़े आदि धारण करके सजे हुए तैयार घोड़ों के पास आ खड़े हुए थे। उन्हें जाना था शहंशाह औरंगजेब के दरबार में खिलात लेने के लिए। मिर्जा राजा जय सिंह के साथ शिवाजी की पुरंदर में जो संधि हुई थी उसके अनुसार वे औरंगजेब के दरबार में सम्मिलित होने के लिए सुदूर दक्षिण से यहाँ आए थे। त्र्यंबक पंत सुमंत, रघुनाथ पंत कोरडे, सरजे राव जेधे, हिरोजी फरजंद, मदारी मेहबर, राघो सिंह, दावल जी घाटगे आदि श्रेष्ठ जन पंक्तिबद्ध खड़े थे। सभी ने विशेष वस्त्र धारण किए हुए थे। महाराज मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वही उन्हें दरबार में पेश करने के लिए साथ ले जाने वाला था, परंतु अभी तक राम सिंह का अता पता न था। अभी तक तो उससे भेंट ही नहीं हो पाई थी। अंततः राम सिंह का मुंशी गिरधारी लाल सराय में आया। अपने चेहरे पर आए झेप के भावों को छिपाते हुए राजा जी को तस्लीम करके उसने कहा, अभी तक राणा जी किले से लौटकर नहीं आए। आप उनकी हवेली तक चलें। मैंने किले की ओर हरकारा भेज दिया है। राणा जी बस आते ही होंगे। वो राजपूत मुंशी सामने खड़े इस दक्षिणी मवाले की कीर्ति भली भांति जानता था। कमर तक 3-3 बार झुक रहा था और कंधे पर रखे उपड़ने को बार बार ठीक करता संभालता वह जी जी कहता जा रहा था। इतनी प्रतीक्षा के बाद राम सिंह तो आया नहीं, आया तो एक मुंशी। महाराज के माथे के शिव तिलक पर माथे की त्योरियों के साथ ही खिंचाव आ गया, परंतु उस समय वे चुप ही रहे। गिरधारी लाल के साथ ही महाराज और संभाजी अपनी सारी सामान सामग्री सहित आगरा में मिर्जा राजा जय सिंह की हवेली के निकट आए। राजपूती ढंग की अटारी वाली उस हवेली के सामने राम सिंह ने राजा जी के निवास की सारी व्यवस्था की थी। हवेली के विस्तृत अहाते में छोटी बड़ी रावटियां
और साहिबान वाले डेरे शामियाने खड़े किए गए थे। राजा साहब के साथ जाने वाला साजो सामान इसी आहते में रख दिया गया था। अब सूरज आकाश में हाथ दो हाथ ऊपर चढ़ आया था। बाएं हाथ में धूपदानी और दाएं हाथ में मोर पंख के गुच्छे लिए हुए फकीरों की टोलियां आगरा के गली कूचों में घूम घूम कर खैरात जमा कर चुकी थी और अब वे लाल किले की चार दीवारी के पास इकट्ठे हो गए थे। औरंगजेब के सरदार अमीर उमराव सूबेदार आदि जो जगह जगह पर डेरा डाले पड़े थे, अब लाल किले के निकट पहुंचने लगे। महाराज संभाजी को साथ लिए शामियाने के दरवाजे में राम सिंह की प्रतीक्षा करते करते अब काफी बेचैन हो उठे थे, परंतु इसी समय ऊपर आसपास क्या हो रहा है इससे भी वे अनजान थे। सामने वाली मिर्जा राजा की हवेली की अटारी के साथ लगे दालान में चिक के पर्दों के पीछे मिर्जा राजा जयसिंह और राम सिंह का जनाना खड़ा था। उस जनान खाने की औरतें अपनी मेहंदी रंगी उंगलियों से महाराज और संभाजी की ओर संकेत कर रही थी। एक मंद दबी फुसफुसाहट फैली हुई थी। वो देखो, शेरे दक्षिण शिवा और उसका बेटा संभाजी। दिन दो हाथ ऊपर चढ़ाया था। लाल किले के मुख्य दरवाजे का नगाड़ा अब लगातार बजता जा रहा था। सरदारों के दल किले के भीतर आने लगे। संगमरमर के खंभों वाले दीवाने आम का लुभावना और झाड़ फानूसों से सजा हुआ दरबार अब पूरी तरह तैयार हो गया था। जरदोजी का बुंदकीदार अंगरखा बदन पर पहने, सिर पर पंखों की कलगी वाला टेढ़ा किमाश पहने हुए औरंगजेब अपने असबाब खाने से बाहर निकला। उसके हर कदम के आगे आगे फर्राश नर्म मुलायम गद्दों की बिछायत बिछाते हुए चल रहे थे। अलकाबों की ऊंची पुकारें सुनाई देने लगी। बादब, बा मुलाहिजा, तहे दिल होशियार, अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी मालिके तख्ते ताऊस शहंशाह हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं। होशियार। इन उपाधियों की पुकारों को सुनते समय राम सिंह के राजपूती मन का दम घुटा जा रहा था, मानो कि उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया हो। वह विवशता से व्याकुल था। औरंगजेब के दरबार में शिवाजी को उपस्थित करने की जिम्मेदारी उसकी थी और इधर महल पर उसे पहरा देने का काम भी सौंपा गया था। औरंगजेब के दीवाने आम के बराबर में कदम रखते ही दरबारी लोगों का समूह उसे ताजीम देने के लिए उसी तरह कमर तक झुक गया जैसे हवा के एक ही झोंके से घास के विशाल मैदान की सारी घास एक साथ नीचे झुक जाती है। राम सिंह ने अपनी हवेली की ओर संदेशवाहक सवारों को भेजा। उन्होंने आकर मुंशी गिरधर लाल को संदेश दिया, दरबार शुरू हो चुका है, राजा साहब को ले आओ, मैं आ ही रहा हूं। अब महाराज के पास इतना भी समय न था कि वे गिरधारी लाल के प्रति क्रोध प्रकट करें। महाराज तथा संभाजी शामियाने के बाहर आए। महाराज ने अपने दाहिने हाथ का सहारा देकर 9 बरस के बालक संभाजी को घोड़े पर बिठा दिया। महाराज स्वयं भी एक सजे हुए घोड़े पर सवार हो गए। कुंवर सिंह, तेज सिंह, गिरधर तथा बख्शी बेग के साथ महाराज लाल किले की ओर चल पड़े। उनके पीछे उनके सरंजाम के अन्य लोग थे। आफताबी झलने वाले सेवक उनके तथा संभाजी के दोनों ओर आफताबी पंखे झल रहे थे। रास्ते में आने वाले फकीरों को महाराज और संभाजी मुट्ठी भर भर खैरात बांट रहे थे। इस समय आगरा के मुख्य मार्गों पर आने जाने वाले किसी भी दूसरे सरदार या ओहदेदार की सवारियां नहीं थी, इसलिए दक्षिणी शिवा आ रहा है, ये खबर वायु के वेग के समान सभी अटारियों हवेलियों में फैल गई। सभी मर्द लोग लाल किले में जा उपस्थित हुए थे, इसलिए अब आगरा की स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े सब घरों की अटारियों में और झरोखों के आसपास आकर इकट्ठे हो गए थे। औरंगजेब ने तो महाराज की उपेक्षा की ही थी, परंतु राम सिंह के मन में उनका स्वागत सम्मान करने की इच्छा होते हुए भी वो विवश हो गया था। फिर भी इस बड़े और छोटे मावले राजाओं का स्वागत सम्मान इस निराले और शानदार ढंग से आगरा और शाहजहां की रियाया कर रही थी।
वैसे राजा जी की सवारी का सारा आयोजन दर्शनीय नहीं था, बल्कि इतना साधारण था कि देखने वालों पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। परंतु शिवा, इन दो अक्षरों से बने नाम को अब किसी भव्य आयोजन की आवश्यकता ही न रही थी। ऊंचे विशाल वृक्षों को भी तड़ातड़ जलाने वाला दावानल और सारे हिंदुस्तान में दौड़ लगाने वाला मावल देश का जंगली अंधड़, इस प्रकार की कीर्ति ही अब महाराज की आन शान बन चुकी थी। महाराज और संभाजी गिरधारी लाल के साथ दहार आरा बाग की ओर जा रहे थे। वे जिस हवेली के सामने से निकलते थे, उस हवेली की अटारियों और झरोखों पर पड़े पर्दों को या काले बुर्कों को मेहंदी लगे गोरे हाथ धीरे से उठा रहे थे। उन बुर्कों को उठाने वाले हाथ कुछ क्षणों तक ऊपर ही थमे रह जाते थे। अय अल्लाह, सुरूर सूरते मर्द, बुर्कों में से कोमल स्वर उठ रहे थे। इधर महाराज और संभाजी आगरे के रास्तों पर खैरात बांटते चल रहे थे और उधर लाल किले के दीवाने आम में औरंगजेब नजराने के तबक कबूल कर रहा था। राजा जी की सवारी जा रही थी कि दो राजपूत घुड़सवार अचानक एक छोटे रास्ते से उनके सामने आ निकले। उनकी मरोड़दार दाढ़ियों से पसीने की धाराएं बह रही थीं। वे दो घुड़सवार थे, राम सिंह के सेवक डूंगरमल चौधरी और रामदास। महाराज को कोर्निश करके उन्होंने अपने घोड़े सीधे आकर गिरधारी लाल के घोड़े से सटा लिए। दबी आवाज से राजपूती जुबान में वे गिरधारी लाल से कुछ कह रहे थे। राणा जी, दरबार, रास्ता, नूरगंज, ऐसे कुछ शब्द ही महाराज सुन पाए। क्या बात है मुंशी? राजा जी ने गिरधारी लाल की बात जानने का प्रयत्न करते हुए पूछा। सारा काफिला दहार आरा बाग के पास रुका हुआ था। कुछ नहीं सरकार, राणा जी रास्ता भटक गए। वे दूसरे ही रास्ते से हवेली में पहुंच गए। उनका हुक्म है कि आपको नूरगंज के बगीचे के पास ले आया जाए, गिरधारी लाल ने उत्तर दिया। किले से मुखालिस खां के साथ निकला राम सिंह रास्ता भटक गया था। वो राजा साहब से मिलने निकला था, परंतु किसी दूसरे ही रास्ते से अपनी हवेली पर जा पहुंचा था। दक्षिण देश में भीमा नदियों की घाटियों में गंजीरा गांव में डेरा डाले पड़े थे मिर्जा राजा जयसिंह, और लाल किले में तख्त ताउस पर बैठा था औरंगजेब। दोनों ही जानते नहीं थे कि कभी कभी ऐसे अनेक लोग रास्ता भूलकर भटक जाते हैं और फिर किसी के इस तरह राह भटक जाने से कई बार युगों युगों की राहें अनजाने में ही एक जगह आ मिलती हैं। गिरधारी लाल और कुंवर सिंह ने राजा जी की सवारी को नूरगंज बाग की दिशा में फिरा लिया। यह काफिला फिरोज बाग से जरा आगे निकला ही था कि लाल किले का दीवाने आम का दरबार बर्खास्त हो गया। महाराज और संभाजी नूरगंज बाग के निकट आकर ठहर गए। राजा साहब के लिए नजर के रूप में 7-8 झूल पहनाए हाथियों का दल साथ लेकर राम सिंह मुखलिस खां के साथ बहुत तेजी के साथ नूरगंज बाग के पास आया। कुंवर सिंह ने आगे बढ़कर राजा साहब का राम सिंह से परिचय कराया। घोड़े पर बैठे गोरे उजले राम सिंह का माथा पसीने से तरबतर हो आया था। महाराज की सीधी और नुकीली नाक की ओर देखते हुए उसके माथे पर पसीने की बूंदें और अधिक इकट्ठी हो आईं। अपने कंधे के उत्तरी से पहले उसने अपने माथे के पसीने को पोंछा। महाराज के स्वागत सम्मान में बहुत कुछ असावधानियां या भूलें हो गई थीं, ये राम सिंह अनुभव कर रहा था। परंतु उन सबको राजा साहब भूल जाएं, ऐसा कौन सा शिष्टाचार या व्यवहार मैं अब दिखलाऊं, यही बात वह मन में सोच रहा था। बागडोर खींचकर घोड़े को धीरे धीरे चलाता हुआ घोड़े पर बैठा राम सिंह राजा साहब के घोड़े के पास आया। राजा साहब, बस इतना ही जैसे तैसे उसने कहा और उन्हें आलिंगनबद्ध करने के लिए अपने हाथ सीधे फैला दिए। राजा साहब ने भी घोड़े पर बैठे ही बैठे उसका आलिंगन किया। इस प्रकार घोड़े पर बैठकर वे आज तक किसी से भी नहीं मिले थे। बालक संभाजी के ध्यान से यह बात छूटी नहीं। उन्होंने मन ही मन समझ लिया, राम सिंह भरोसे का आदमी है। फिर राम सिंह ने अपना घोड़ा संभाजी के घोड़े तक बढ़ाया। उनके कंधे पर हाथ रखकर उसने कहा, कुंवर शंभू राजा। राम सिंह ने सब हाथियों को महाराज के डेरे की ओर रवाना कर दिया और अब वह निकल पड़ा।
दो मावले सरदारों को औरंगजेब के दरबार में पेश करने के लिए। लाल किले का मुख्य दरवाजा आ गया। सभी सरदार उमराव दरबार में जा चुके थे। इस कारण नौबत वाले काफी देर से आराम से बैठे थे। अब ज्यों ही उन्होंने महाराज राम सिंह और संभाजी को आते देखा तो एकदम भौचक होकर वे अगवानी की नौबत बजाने लगे। इस समय तक लाल किले में औरंगजेब का दीवाने खास का दूसरा दरबार भी समाप्त हो चुका था। महाराज और संभाजी गेरुए रंग का लाल किला देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने घोड़ों को राम सिंह के सहीसों को सौंप दिया था। नजराने भरे थाल उठाए हुए मावले सैनिकों को अपने पीछे रखकर महाराज और संभाजी अब गुसलखाने के दरबार की ओर जा रहे थे। इस समय औरंगजेब गुसलखाने के साथ वाले पेशाब घर में खप्पर के टुकड़े से इस्तिजा कर रहा था। इस्तिजा के बाद हाथ पैर धोकर औरंगजेब ने वुजू किया। खस की सुगंध वाला ठंडा पानी पीकर वह गुसलखाने के चार दीवारी से घिरे हुए तख्त के आहते में दाखिल हुआ। गुसलखाने के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर राम सिंह ठहर गया। कमर तक झुककर उसने शिवाजी महाराज से प्रार्थना की, जूते यहीं उतार दीजिए राजा साहब। सुनते ही महाराज के माथे पर त्योरियां खिंचाई। फिर भी महाराज ने अपने भगवे जूते संगमरमर के फर्श पर उतार कर रख दिए। उन जूतों के पास ही बालक संभाजी ने भी अपने जूते उतार दिए। राम सिंह ने वजीर जाफर खां के पास सूचना भेजी। 7-8 हाथ ऊंचे और किले के समान बंद एक अहाते में गिरदे पर टिककर बैठे हुए औरंगजेब के सामने जाफर खां पेश हुआ। छाती पर आज हाथ रखकर झुककर उसने औरंगजेब के सामने अर्ज किया, आला हजरत, दक्खन से शीवा भोसला अपने फर्जंद के साथ आया है। राम सिंह उसे आपके सामने पेश करने की इजाजत मांगता है। ये समाचार सुनकर गिरदे पर टिककर बैठा औरंगजेब एकदम आगे को उठाया। उसके हाथ की तस्बीह के मन के फेरने वाली उंगलियां क्षण भर के लिए रुक गईं। कुछ क्षण यूं ही गुजर गए। झुके हुए वजीर जाफर खां की तरफ अत्यंत शांत शब्दों की खिलात औरंगजेब ने फेंकी, इजाजत। एक बार गुसलखाने की ओर देखकर औरंगजेब दोबारा गिरदे के सहारे बैठ गया। मन के फेर घूमने लगे। राम सिंह को सामने करके महाराज दरबार में जाने को तैयार हुए। राम सिंह फिर अचानक ठहर गया। अपने कमर के रेशमी कमरबंद में खोसा हुआ मुगलिया ढंग का नक्काशी वाला रूमाल उसने कमरबंद से निकालकर अपने हाथ में ले लिया। अदब से झुककर वह रूमाल महाराज के हाथों में देता हुआ वो बोला, लीजिए। भाव टेढ़ी करते हुए राजा ने रूमाल की ओर देखा और राम सिंह से पूछा, ये क्या है? ये एक दरबारी रिवाज है राजा साहब। नजराना पेश करते समय आला हजरत ने आपसे अगर कुछ पूछा तो ये रुमाल मुंह पर रखकर जवाब देना। राजा साहब, ये रिवाज है। महाराज ने कुछ कहा नहीं। वह रुमाल उन्होंने दाई मुट्ठी में दबा लिया। राम सिंह के साथ राजा साहब और कुमार संभाजी गुसलखाने में प्रविष्ट हुए। उस दरबार में औरंगजेब के शाइस्ते खां, बहादुर खां, अमीन खां, शेख मीर, जुल्फकार खां, नजाबत खां, जसवंत सिंह आदि अनेक नेक बंदों की भीड़ जमा थी। सारे दरबारियों के हरे, नीले, जामनी सब रंग के किमाश और अंगरखे थे। केवल महाराज और संभाजी के सिरों पर भगवे रंग के टोप थे। ये भगवे टोप साफ सबसे अलग झलक रहे थे। महाराज राम सिंह के साथ औरंगजेब के नजदीक गए। उन्होंने नजर के रूप में 1000 मोहरें, 2000 रुपए तथा निसार के रूप में 5000 रुपयों के तबक औरंगजेब को पेश किए। पिता पुत्र दोनों ने शाही रिवाज के मुताबिक मुजरे भी किए। सारे दरबार में सबसे छोटा यदि कोई था तो वे थे 9 बरस की आयु के कुमार संभाजी। महाराज औरंगजेब के बारे में हमेशा कहा करते थे कि उनकी करनी सारी दुनिया जानती है। उसी औरंगजेब को आज बालक संभाजी एकटक देख रहा था। किले के चारों ओर से बंद उस संगमरमरी आसन से औरंगजेब का सारा शरीर छिपा सा था। दरबार के लोगों को केवल उसके गले के ऊपर का सिर ही दिखाई दे पाता था। बस केवल सिर, जिस सिर को सलामत रखने के लिए उसने अनेकों के सिर धड़ से अलग करवा डाले थे। जिस सिर में छिपी हुई अक्ल का चतुराई से इस्तेमाल करके
और कुरान की ढाल सामने रखकर उसने अपनी ऐंठदार बादशाही हवस आज तक पूरी की थी। कुमार संभाजी ने सोचा था औरंगजेब कुछ बोलेगा, परंतु उसने कुछ भी नहीं कहा, न पूछा। बख्शी असद खान ने आगे बढ़कर राजा साहब और संभाजी के हाथों में दरबारी सम्मान के रूप में पान के बीड़े दिए। राम सिंह तख्त की ओर मुंह रखकर पीछे पीछे हटता हुआ 2500 सरदारों की पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया। बख्शी असद खान ने महाराज को और संभाजी को 5000 सरदारों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। यह पंक्ति शाही आसन से बहुत दूर थी। खिलात बांटने का काम प्रारंभ हुआ। औरंगजेब के शहजादों को जाफर खां और जसवंत सिंह को खिलातें दी गईं। खिलात लेकर जसवंत सिंह पीठ की ओर पीछे पीछे हटता हुआ महाराज के सामने आकर खड़ा हो गया। शाही दरबार अब खत्म होने को था। धूप आंधी में सैकड़ों मंजिलें तय करके हम यहाँ तक क्यों आए हैं? यह दरबार है या मजाक है? क्या यही है हमारा सम्मान? राजा साहब की सारी देह में सिर से पैर तक गर्म खून की बिजली की सी लहर दौड़ गई। स्वागत के लिए एक मुंशी आया। आसन पर बैठे घमंडी औरंगजेब ने एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं समझी। पीछा करने वाले हमारे मावले घुड़सवारों ने आज तक जिनकी सिर्फ पीठ ही देखी है, उनके कंधों पर यहाँ खिलाते चढ़ाई जाती हैं। अपमान की वेदना असह्य होने से महाराज की छाती धौकनी के समान चलने लगी। सांस फूलने से छाती पर पहनी हुई कौड़ियों की माला भी कांप रही थी। माथे की सीधी उभरी हुई नस और अधिक फूल उठी और साथ साथ शिव तिलक की रेखाएं भी कांपने लगीं। सारा शरीर जैसे जलती हुई मशाल बन गया, भड़कती कांपती जलाने वाली एक मशाल। गुसल खाने की संगमरमर की दीवारों को भी जिन्हें सुनकर रोमांच हो आए। ऐसे झंझनाते बोल राजा जी के मुख से यकायक निकले। राम सिंह! सारे दरबार की शांति भंग हो गई। महाराज की दाईं भौं घोड़े की नाल के समान टेढ़ी होकर अब ऊपर तन गई थी। गर्दन पीछे घुमाकर राम सिंह की पंक्ति की ओर देखते हुए महाराज फिर गरज उठे, राम सिंह! हाथ में पकड़ा हुआ आबा साहब का हाथ एकदम गर्म हो उठा है। यह कुमार संभाजी ने स्पष्ट अनुभव किया। इस बदले हुए स्पर्श के साथ ही एक अपरिचित झरझराहट उनके सारे शरीर में फैल गई। बीच में आने वाले सरदारों से टकराने से बचता हुआ राम सिंह महाराज के पास तक आया। सामने खड़े एक सरदार की ओर हाथ दिखाकर दहकती आंखों से महाराज ने राम सिंह से पूछा, यह हमारे सामने कौन खड़ा है राम सिंह? जी, वे महाराज जसवंत सिंह हैं। राम सिंह समझ नहीं पाया था कि मामला क्या है। घबराहट से उसका गला सूख गया था। जसवंत सिंह? हमारे मुल्क से भागकर आए जसवंत सिंह? इसके पीछे खड़ा किया है हमें तुमने? नहीं, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजा साहब का हाथ न जाने कब संभाजी के हाथ से छूट गया। हम कौन हैं, कहां हैं, किसी भी बात का राजा साहब को ध्यान नहीं रहा। उनके कान की लौ तमतमाकर लाल हो उठी। आंखों के भीतर लाल शिराओं का ज्वाला समूह भड़क उठा। कांपती हुई कर्णपाली के साथ साथ सुवर्ण चौकड़े भी कांप रहे थे। केसरी टोप के नीचे राजा की मुख मुद्रा में एक नारंगी वर्ण का भोसले वंशी सूर्य अवतरित हो आया था और अधिक विचार न करते हुए महाराज अपनी पंक्ति से बाहर आ गए। बीच वाले खुले मार्ग के मुलायम गलीचे पर आते ही उन्होंने औरंगजेब की ओर एकदम पीठ फेर ली। महाराज साहब, कहते हुए कांपते हुए संभाजी सरदारों की कतार के बीच से उनकी ओर दौड़े। महाराज के कान जैसे बधिर हो गए थे। वे दरवाजे की ओर जल्दी से कदम बढ़ा रहे थे। उन्हें पकड़ पाने के प्रयत्न में राम सिंह भी उल्टा दौड़ रहा था। मुंह सूख जाने से जीभ तालू से चिपकी जाती थी और प्राण व्याकुल हो रहे थे। तख्त की ओर पीठ न करके झटपट 5 कदम पीछे हटकर फिर महाराज की ओर देखकर एक कसरत सी करते हुए राम सिंह महाराज तक जा पहुंचा। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर जोरों से हिलाते हुए हल्की दबी आवाज में राम सिंह ने कहा, सुनिए तो राजा साहब। कभी नहीं, कहते हुए राजा साहब ने उनका हाथ झटककर अलग कर दिया। इस झटके के कारण राम सिंह ने जो रुमाल उन्हें पहले दिया था वह राजा साहब के हाथों से छूटकर नीचे मुलायम गलीचे पर जा गिरा। हड़बड़ाए हुए छोटे से संभाजी
महाराज साहब पुकारते हुए उनके पीछे पीछे बीच के खुले मार्ग पर से दौड़ते हुए आए और आकर उन्होंने महाराज का हाथ पकड़ लिया। दोनों दरबारों के बाहर एक चबूतरे तक आए और क्षण भर वहीं रुके रहे। मावल खंड के पुरंदर, राजगढ़, प्रतापगढ़ आदि किसी भी गढ़ या भवन ने कभी ऐसा दृश्य न देखा होगा। उस संगमरमरी चबूतरे ने आज ये भी देख लिया। ऊपर हैं क्रोध से थर्राने वाले शिवाजी महाराज और नीचे हैं उनका हाथ पकड़कर भय से थरथर कांपने वाले छोटे संभाजी। ऐसा विचित्र दृश्य था वह। चबूतरे की बगल में एक सीढ़ी नुमा भाग था। महाराज उसी ओर मुड़ गए। उन्होंने संभाजी का हाथ छोड़ दिया। महाराज दोनों हाथों में सिर को कसकर पकड़ते हुए उस सीढ़ी पर बैठ गए। उन्होंने एक हाथ की मुट्ठी कसकर बांधी हुई थी जिसमें था दरबार से मिला बीड़ा। जोर जोर से चलने वाली सांस की तेजी महाराज को अब स्वयं अनुभव हो रही थी। उधर दरबार में गड़बड़ी मची थी। जाफर खां से औरंगजेब को पता लगा कि शिवा खिलात की वजह से खफा हो गया है। उसने मुल्तफल खां, मुखालिस खां और आकिल खां को हुक्म दिया, शिवा को खिलात देकर ठंडा करके यहां ले आओ। वे तीनों बंदे महाराज के पास आए, उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे खिलात ले लें। अब तो महाराज और भी भड़क उठे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इनकार करते हुए कह सुनाया, चाहे तो तुम्हारा बादशाह मुझे कत्ल कर सकता है, लेकिन मैं अब दोबारा दरबार में नहीं जाऊंगा। औरंगजेब ने राम सिंह को अंदर बुलाकर उससे पूछा, क्या बात हुई राम सिंह, शिवा क्यों खफा हो गया? हमारे मुल्क की गर्मी से उनकी तबीयत खराब हो गई है आला हजरत, राम सिंह ने राजनीतिज्ञों का सा उत्तर दिया। औरंगजेब ने हंसकर कहा, उसे अपने मुकाम पर पहुंचा दो। जी हुजूर, कहता हुआ राम सिंह बाहर आया। पसीने से तर हुई मुट्ठी में दबाया हुआ बीड़ा राजा साहब ने फर्श पर फेंक दिया था। संभाजी तो अपना बीड़ा पहले ही फेंक चुके थे। थोड़ा समय बीतने पर महाराज की कपकपी कुछ कम हो गई। राम सिंह उन्हें साथ लेकर मुकाम की ओर जाने लगा। महाराज साहब, आपके जूते, संभाजी ने याद दिलाई। किसी दूसरे द्वारा उठाने की प्रतीक्षा न करके कुमार संभाजी ने वे भगवे जूते उठाए और उनके सामने ला रखे। महाराज ने जूते पहन लिए। राम सिंह के साइसों द्वारा लाए गए घोड़ों पर महाराज तथा संभाजी बैठ गए। राम सिंह के साथ यह सारा आयोजन डेरे की ओर वापस लौट चला। कोई किसी से कुछ भी न बोल रहा था। सब मौन चले जा रहे थे। संभाजी बीती हुई सारी घटना और महाराज का वो चेहरा याद करके सोच विचार में खो गए थे। मां जगदम्बा एक बार जब महाराज के स्वप्न में आई थी, तब उनका मुखमंडल बिल्कुल निराला सा दिखाई दे रहा था। उनका आज का चेहरा तो बिल्कुल दूसरी ही प्रकार का हो गया था। स्वयं मां जीजाबाई ने भी यह लाल लाल चेहरा देखा होता तो वो भी अवश्य घबरा जाती। महाराज और बालक संभाजी लाल किले के सदर दरवाजे के बाहर आ गए। मुमताज की कब्र को गोदी में लिए हुए ताजमहल अपनी मीनारों से उनकी ओर देख रहा था। शायद आज वह धन्य हो उठा था। मुमताज के अपने बच्चों दारा, मुरार और शुजा से भी जो बात न हो सकी थी, खुद बादशाह शाहजहां भी जो कर न पाया था, वह काम करके राजा साहब लाल किले से बाहर निकल रहे थे। औरंगजेब की 50वीं सालगिरह का उदित हुआ दिन अब सांझ उतर आने के कारण नीरव हो चला था। राम सिंह की हवेली में महाराज और संभाजी दीवानी दालान की बैठक में बैठे थे। चेहरे पर चिंता की कजली चढ़ाए राम सिंह भी वहीं खड़ा था। राम सिंह के सेवकों ने खुशबूदार शरबत के प्याले लाकर मेहमानों को दिए। दरबार में महाराज को उचित स्थान पर ही खड़ा किया गया था। खुद मिर्जा राजा जय सिंह और ताहिर खां जहां खड़े होते थे, ये वही जगह थी। राम सिंह इन बातों द्वारा महाराज को समझाने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु अब तो बाण धनुष से छूट चुका था। भाई साहब, आप फिक्र न करें, महाराज ने उसे दिलासा देते हुए कहा। पहली ही बार आज उन्होंने भाई साहब कहकर राम सिंह को जानबूझकर संबोधित किया था। महाराज आधा घंटा उसकी हवेली में ठहरे, फिर वापस अपने मुकाम पर आ गए।
राम सिंह ने अपने एक सहायक गोपी राम मेहता के हाथों महाराज के लिए सूखे फल मेवों की भेंट भिजवाई। महाराज ने उसे सिरोपाव भेंट में दिया। राम सिंह के दो विश्वास पात्र सहयोगी बल्लू शाह और गिरधारी लाल महाराज से मिलने के लिए आए। बल्लू शाह के मन में महाराज के शौर्य की गाथाओं को सुनने के कारण उनके प्रति आदर भाव था। वह वहां उन्हें यह सलाह देने आया था कि बादशाह से वह दिल जमाई कर लें। राजा साहब सकुशल दक्षिण देश में वापस पहुंच जाएं, यही वो चाहता था। कुछ देर बाद बादशाह और गिरधर चले गए। दिया बत्ती का समय हो आया था। महाराज नित्य के अनुसार स्फटिक में शिवलिंग की पूजा करने बैठे। उधर औरंगजेब ने लाल किले में अपने खास महल के भीतर आयोजित एक मजलिस बर्खास्त कर दी थी और वह मगरिब की नमाज पढ़ने चला गया था। इस मजलिस में औरंगजेब के विशेष सरदारों जाफर खां, जसवंत सिंह, मुर्तजा खां और औरंगजेब की बहन जहां आरा ने यह पुरजोर सलाह दे डाली थी कि बदतमीज शिवा को कत्ल कर दिया जाए। औरंगजेब इस बात से बहुत चिढ़ा बैठा था कि महाराज ने उसकी दी हुई खिलात एकदम ठुकरा दी थी। इतना ही नहीं, उसे इस बात की भी चिढ़ थी कि वह फिर कभी दरबार न आने की घोषणा कर गए थे। फिर भी वह ऊपर से शांत दिखलाई देता था। नमाज पढ़ते समय भी उसने दो बातों का मन में निश्चय कर लिया। शिवा को दरबार में पेश होने के लिए मजबूर करना और उसे खिलात लेने के लिए विवश करना, और यदि वह यह मान लेता है तो फिर उसे काबुल की मुहिम पर भेज देना। वहां से उसके सही सलामत लौटने की संभावना थी ही नहीं। यदि शिवा ने ये बातें न मानी तो मुल्ला मौलवियों के द्वारा शिवा की बदतमीजी का मामला तय करा लेना। वे जरूर कोई सजा सुनाएंगे, शिवा पर उसकी तामीली कराना। वे लोग कौन सी सजा सुनाएंगे इसे वो बखूबी जानता था। औरंगजेब ने आगरा के कोतवाल फौलाद खां को बुला भेजा। वह परतीत राय नामक हरकारे के साथ आकर पेश हुआ। औरंगजेब ने उसे हुक्म दिया, राम सिंह से कहो कि शिवा को समझा बुझाकर कल दरबार में ले आए। फौलाद खां और परतीत राय लाल किले से राम सिंह की हवेली में आए और उन्होंने अपनी आलीजा का हुक्म राम सिंह को कह सुनाया। काफी रात हो चुकी थी, फिर भी राम सिंह महाराज के डेरे में आया और उन्हें साथ लेकर अपनी हवेली में वापस लौट गया। वहां काफी देर तक वह महाराज को यह समझाता रहा कि बादशाह सलामत के सामने हाजिर होना कितना जरूरी है। महाराज उससे विदा होकर अपने डेरे पर आए। सारे आगरा शहर में सालगिरह की रोशनी जगमगा रही थी। यमुना के जल में विविध रंगों की छटाओं के फूल खिल उठे। काफी देर तक महाराज के आने की प्रतीक्षा करके संभाजी पलंग पर सो गए थे। उन्होंने कुछ खाया भी न था। महाराज की भी कुछ खाने की इच्छा ही न थी। महाराज ने अपने सिर का टोप उतारकर तबक में रख दिया। सोए हुए बालक संभाजी को देखकर उनके मन ने कहा, इन्हें साथ न लाना ही अच्छा था। मां जगदम्बे, जगदम्बे कहते हुए वो संभाजी के पास ही पलंग पर लेट गए। पिता पुत्र बिना कुछ खाए पिए यमुना के किनारे अपने डेरे में पड़े थे। महाराज की आंखों की नींद गायब थी। दूसरी ओर लाल किले में और सारे आगरा शहर में बिरयानी और सगौती की दावतें उड़ रही थी। आज दरबार में जो कुछ किस्सा हुआ था उसकी चर्चा करते करते आगरा के बाशिंदे कह रहे थे, जो हाल शहजाद दारा, मुराद और शुजा का हुआ, जरूर वही हाल इस दक्षिणी शिवा का भी होगा। अगले दिन सूरज काफी ऊपर तक चढ़ आया था, तो भी महाराज अपने पलंग पर से उठे नहीं थे। उन्होंने त्रयंबक पंत, रघुनाथ पंत, निराजी, रावजी आदि अपने सहयोगियों को बुलाकर कहा, हमें ज्वर हो आया है। यह समाचार अपने आप राम सिंह के कानों तक जा पहुंचा। वो जानता था कि राजा साहब का बुखार बनावटी है, परंतु आपको बुखार क्यों कर चढ़ाया, ऐसी बात वो उससे पूछ नहीं सकता था। उसने मन ही मन यह ताड़ लिया कि शिवाजी अब किसी भी तरह दरबार में नहीं जाएंगे। महाराज ने रघुनाथ पंत कोरडे के हाथों राम सिंह को यह सूचना भिजवाई, हम बीमारी के कारण मजबूर हैं, दरबार ना आ सकेंगे। हमारे बेटे युवराज संभाजी को दरबार में ले जाना। अब स्थिति ये थी कि हर किसी मिलने जुलने वाले आदमी को बड़ी चतुराई से अपना सहायक बनाए बिना महाराज आगरा से निकल नहीं सकते थे। सबसे बुरा हाल था राम सिंह का। उसके लिए आवश्यक था कि वह महाराज साहब को सुरक्षित भी रखे और साथ ही औरंगजेब का विश्वास पात्र भी बना रहे।
परंतु सबसे बड़ी परीक्षा थी बालक संभाजी की। राजा साहब के साथ आए लोगों में से वे सबसे छोटे थे, परदेश में थे और तिस पर अब प्राण भी घोर संकट में आ फंसे थे। महाराज संभाजी को हर प्रकार की सावधानी बरतने की सूचनाएं दे रहे थे। जिस रास्ते से दरबार में जाओगे, यह रास्ता ठीक ठीक याद रखना। वापस लौटते समय राम सिंह से प्रार्थना करना कि वह तुम्हें किसी दूसरे रास्ते से वापस लाए। बादशाह यदि तुमसे कुछ पूछे तो बिना हिचकिचाए उत्तर देना। जैसा कुछ भी बन सके हिंदुस्तानी भाषा बोलने का प्रयत्न करते रहना। जितने आदमियों से मिलने का मौका मिलना, उनसे जान पहचान बढ़ाने का प्रयत्न करना। उन्हें सूचनाएं देते समय महाराज बीच बीच में ठहर जाते थे। उन्हें रह रहकर याद आते थे माँ जीजाबाई के वे बोल, राज्य के लिए दांव पर लगाना ही हो तो पुरानी पीढ़ी के लोगों को लगाना चाहिए, नई पीढ़ी के युवा जनों के द्वारा तो भविष्य की योजनाएं साकार करनी चाहिए। शाम हुआई थी, महाराज पलंग पर लेट गए। तभी राम सिंह संभाजी को दरबार में ले जाने के लिए आया। लेटे हुए महाराज का आशीर्वाद पाने के लिए उनके चरणों का स्पर्श करते हुए संभाजी ने कहा, मैं जा रहा हूं महाराज साहब। हाँ? महाराज कृत्रिमता से कराह उठे। राम सिंह संभाजी को साथ लेकर दरबार की ओर चल पड़ा। इस सवारी में भी राजा साहब का सारा सजा सजाया साज सामान युवराज संभाजी के साथ था। एक सजे हुए सफेद घोड़े पर युवराज संभाजी बैठे थे। राम सिंह के घोड़े के साथ साथ अपना घोड़ा चलाते हुए 9 बरस के राजकुमार संभाजी दिल्ली तख्त के बादशाह की मुलाकात के लिए जा रहे थे। अकेले। बाबर से लेकर औरंगजेब तक कई बादशाहों के दरबार भरे होंगे, परंतु आज जैसा निराला अवसर शायद पहले कभी ही आया हो। अपने सरंजाम के साथ राम सिंह और युवराज संभाजी लाल किले में आए। दीवाने खास का मगरिबी दरबार भरा हुआ था। राम सिंह संभाजी को अपने पास लेकर खड़ा हो गया। अस्काबों की लंबी पुकारें गूंजी और साथ ही औरंगजेब ने दरबार में प्रवेश किया। उसे ताजीम देने के लिए सभी दरबारी लोग कमर तक झुक गए। राजकुमार संभाजी दूर दिखलाई देने वाले औरंगजेब की ओर देखते हुए वैसे ही सीधे खड़े रहे। चूंकि लोग सभी झुके हुए थे, इस कारण इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया कि किशोर संभाजी सीधे खड़े हैं। वजीर जाफर खान ने सबसे पहले राम सिंह के बारे में ही पूछताछ की। राम सिंह युवराज संभाजी को साथ लिए बैठक के सामने पेश हुआ। कोर्निश करने के लिए झुके हुए राम सिंह की पीठ पर ही औरंगजेब ने एक सवाल फेंका, क्यों राम सिंह, शिवा कहाँ है? जी हुजूर, उनकी तबीयत खराब हो गई है, उन्हें तेज बुखार है। राम सिंह ने झुके झुके ही उत्तर दिया। कोर्ट के समान चारों ओर से बंद ऊंचे तख्त पर बैठे औरंगजेब ने कुछ विशेष आशय लिए हुए गर्दन हिलाई। उन्होंने अपने फर्जंद को भेजा है अलीजा। राम सिंह ने कोशिश की कि औरंगजेब को अब जो बुखार चढ़ने वाला है वो कुछ कम हो जाए। औरंगजेब की मोटी बड़ी आंखें कुमार संभाजी पर जा टिकी। उसकी आंखों से आंखें मिलाए संभाजी भरे दरबार में निर्भय खड़े थे। वे 4 आंखें थीं, परंतु उन 4 आंखों में नितांत भिन्नता थी। 2 आंखें थी औरंगजेब की, जो अपने किए कर्मों की धूल के कारण धुंधलाए दर्पण के समान थी, और 2 आंखें थी कुमार संभाजी की, भीतर बाहर से स्फटिक के समान स्वच्छ। संभाजी को देखते ही औरंगजेब का कुटिल स्वभाव जाग उठा। उसने पूछा, क्यों फर्जंद संभा, तुम्हें नहीं आया बुखार? राजकुमार संभाजी में अपने पर चढ़ जाती हर चीज को परे ढकेलने की प्रवृत्ति थी। संभाजी ने धड़ाक से उत्तर दिया, नहीं, हमें बुखार नहीं आता, हम दूसरों को बुखार चढ़ाया करते हैं। क्या कहा इसने? औरंगजेब ने भौहें तानकर राम सिंह से पूछा। संभाजी ने क्या कहा यह राम सिंह भी ठीक से समझ नहीं पाया था, परंतु उत्तर देना तो जरूरी था। उसने झुककर कहा, जी हुजूर, उन्होंने कहा हमें बुखार नहीं है। कैसी मासूमियत है जाफर, संभा को नजराना इनायत करो। औरंगजेब ने वजीर को आज्ञा दी। युवराज संभाजी को सिरोपाव, मोती का कंठा और रत्न जटित कटार भेंट दी गई।
मित्रों, अभी आप सुन रहे थे शिवाजी सावंत का प्रसिद्ध उपन्यास छावा का पहला भाग।